नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8 का आपकी 8वीं कक्षा का एक हम सैम्पल पेपर देखने वाले हैं एनुअल एग्ज़ाम के लिए। ये सैम्पल पेपर नहीं है, वैसे रियल पेपर है। आज हम रियल पेपर देखने वाले हैं आपके संतंत्र परीक्षा के लिए 2025 से 2026 का जो पेपर है आपका उसे। ये हिंदी का है, कक्षा 8वीं के लिए है। आपको पता है आपका 60 मार्क्स का पेपर है एंड 2.5 घंटे का पेपर है। स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। खंड क से स्टार्ट करते हैं अपठित गद्यांश से। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर लिखिए। विज्ञान के मानव जीवन में क्रांति ला दी है। आज हम जिस आधुनिक युग में जी रहे हैं वह विज्ञान की ही देन है। बिजली, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, चिकित्सा के क्षेत्र में हुई प्रगति, ये सब विज्ञान के चमत्कारों का एक परिणाम है। जहाँ एक और विज्ञान ने हमारे जीवन को सुविधापूर्ण और तेज बनाया है, वहीं दूसरी ओर उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। मशीनों पर बढ़ती निर्भरता ने शारीरिक श्रम को कम कर दिया है, जिससे कुछ और कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इनके अलावा परमाणु हथियारों का विकास और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं भी विज्ञान के दुरुपयोग का ही परिणाम है। हमें यह समझना होगा कि विज्ञान एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसका सही और संतुलित उपयोग ही मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। तो ये हमने एक पैराग्राफ पढ़ा। अब इस पर निर्धारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसके उत्तर बताने हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है, मानव जीवन में क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो मानव जीवन में क्रांति कौन लाया? हमने पहले ही वाक्य में देखा है कि विज्ञान ने मानव जीवन में क्रांति ला दी है। तो मतलब कौन है? विज्ञान को। तो विज्ञान को श्रेय मिला है मानव जीवन के अंदर क्रांति लाने का। तो यहाँ पे ग विकल्प सही रहेगा। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार विज्ञान ने हमारे जीवन को कैसा बनाया है? सो गद्यांश के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि विज्ञान ने हमारे जीवन को कैसा बनाया है। कठिन और धीमा नहीं, बोरिंग और नीरस नहीं, सुविधापूर्ण और तेज बनाया है। उसे अच्छे से सुविधापूर्ण और तेज करके बनाया है। ये भी हमने इसी पैराग्राफ में पढ़ा है। अगर हम देखें इसमें, जैसे कि अगर हम लास्ट लाइन देखें, उसको हम अच्छे से यूज़ करेंगे तो वो हमारे मानव जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। यहाँ से अगर हम देखें, जहाँ एक और विज्ञान ने हमारे जीवन को सुविधापूर्ण और तेज बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ख विकल्प सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है, विज्ञान का एक नकारात्मक प्रभाव क्या बताया गया है? तो नकारात्मक प्रभाव क्या बताया गया है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ बताया गया है, मशीनों पर बढ़ती निर्भरता ने शारीरिक श्रम को कम कर दिया है। तो यहाँ पे आपका ख विकल्प सही रहेगा, मशीनों पर बढ़ती निर्भरता। चौथा प्रश्न है, परमाणु हथियारों का विकास किसका परिणाम है? जो परमाणु हथियारों का विकास किस वजह से हो रहे हैं? हमने इसी पैराग्राफ में देखा था। यहाँ से अगर हम देखें, परमाणु हथियारों का विकास और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं भी विज्ञान के दुरुपयोग का ही परिणाम है। तो यहाँ पे ख विकल्प सही रहेगा, विज्ञान के दुरुपयोग का परिणाम है। पांचवें प्रश्न पे मूव होते हैं। पांचवें प्रश्न है, गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? सबसे अच्छा शीर्षक क्या हो सकता है? विज्ञान और मानव जीवन, आधुनिक युग के चमत्कार, मशीनों का प्रभाव या पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे विज्ञान के बारे में बताया गया है। मानव जीवन में क्या बताया है कि मानव जीवन सबसे बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, लेकिन इसके कुछ दुरुपयोग भी हैं। इस वजह से यहाँ पे क विकल्प सही रहेगा, विज्ञान और मानव जीवन। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे अब हम अपठित पद्यांश पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता दुख, सुख दुख की आँख मिचोली, खोले जीवन का मुख। अंधकार में दीप जलाऊं, ज्योतिर्मय हो पथ, कष्टों को सहकर भी पाऊं मैं अमृत का रथ। संघर्षों से ही जीवन का सच्चा मोल है, बिना ठोकर खाए कैसे कोई अनमोल है। गिरकर उठना, उठकर चलना, यही तो है पहचान, हर चोट सिखाती है हमको जीवन का अभियान। अब इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, कवि चिर सुख और दुख क्यों नहीं चाहता? तो क्यों नहीं चाहता? अगर हम यहाँ पे विकल्प देखें, पहले पहला विकल्प देखते हैं, क्योंकि वह उदास रहना चाहता है, ये तो नहीं है। क्योंकि वह सुख दुख की आँख मिचोली जीवन का अर्थ बताती है। हमने यहीं पे देखा है कि यहाँ पे सुख दुख की जो मिचोली है, आँख मिचोली है, जीवन का मुख्य बताता है। मुख्य मतलब जीवन का आधार बताता है, जीवन का अर्थ है उसे बताता है। यहाँ पे ख विकल्प सही रहेगा, क्योंकि सुख दुख की आँख मिचोली जीवन का अर्थ बताती है। दूसरे प्रश्न पे मूव होते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि अंधकार में दीप जलाऊं कहकर क्या कहना चाहता है?
तो दीप जलाऊं कहकर क्या कहना चाहता है? रात में रोशनी करना नहीं, अंधेरे में से डरना नहीं, बिजली बचाना नहीं। ख विकल्प से रहेगा निराशा में आशा का संचार करना। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार जीवन का सच्चा मूल किसे कहा गया है? तो यहाँ पे हमने देखा है सच्चा मूल किससे कहा गया है? संघर्षों से ही जीवन का सच्चा मूल है, मतलब संघर्ष से ही हमारा जीवन का सच्चा मूल बताया गया है। तो यहाँ पे ख विकल्प से रहेगा संघर्षों से। चौथे क्वेश्चन पे मूव होते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, गिरकर उठना उठकर चलना यही तो है पहचान, पंक्ति का क्या भाव है? तो पहला विकल्प देखें, हमारे हमेशा चलते रहना चाहिए, नहीं। जीवन में असफलताएं के बाद भी प्रयास करते रहना चाहिए कि अगर मुसीबत आए तो उससे डरना नहीं है, हमें उसका सामना करना है। यहाँ पे ख विकल्प सही रहेगा। पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, इस पद्यांश का केंद्र भाव क्या है? अब इस पे मतलब जो मेन मोटिव है वो क्या है? सुख की चाहत के बारे में बात कही गई है, नहीं। दुख से मुक्ति, नहीं। जीवन में संघर्ष और आशीर्वाद का महत्व होता है कि जीवन में संघर्ष कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे ग विकल्प सही रहेगा। अब हम खंड ख की जगह चलते हैं व्याकरण पे। तो प्रश्न 3 दिया गया है, निम्नलिखित व्याकरण आधारित प्रश्नों का निर्देशानुसार वही सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में बुढ़िया को जमींदार ने अपनी झोपड़ी से निकाल दिया था। इस वाक्य में झोपड़ी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो झोपड़ी शब्द क्या दिखाता है? यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा दिखाता है। यहाँ पे ख विकल्प सही रहेगा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, नए मेहमान एकांकी में कुछ लोग अचानक घर में आ जाते हैं। अब इस वाक्य में कुछ शब्द किस प्रकार का विशेषण है? सो कुछ है, यहाँ पे हमें बताया नहीं है कि कितने लोग हैं। अगर हमसे बोला जाता है 2 लोग आए हैं तो हमें पता रहता है तो 2 लोग आए हैं, तो यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक होता। लेकिन यहाँ पे कुछ बताया गया है, हमें नहीं पता कितने लोग हैं, यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे ख विकल्प सही रहेगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरे प्रश्न है हमारा, तरुण के स्वप्न में तरुण अपने भविष्य के सपने देखता है। इस वाक्य में देखता है क्रिया का कौन सा काल है? तो देखता है क्या दिखाता है? यहाँ पे सामान्य वर्तमान, कि वह भी देखता है, ठीक है, सामान्य वर्तमान हो गया। तो यहाँ पे क विकल्प सही रहेगा। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, आदमी का अनुपात निबंध में लेखक ने कहा है कि हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। इस वाक्य में हमें कौन सा सर्वनाम है? ये हम कौन सा टाइप का सर्वनाम है हमें ये बताना। तो यहाँ पे ये कौन सा टाइप का हुआ? पुरुषवाचक हुआ। ये हम है, हमें इंसानों के तरीके से दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे पुरुषवाचक संज्ञा हो गया। तो यहाँ पे ग विकल्प सही रहेगा। पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी में जमींदार बुढ़िया पर बहुत क्रोधित होता है। एक टोकरी उठाने के लिए जमींदार बुढ़िया पे पहले गुस्सा तो होता है। अब यहाँ पे क्रोधित शब्द कौन सा प्रत्यय है? क्रोधित शब्द का प्रत्यय क्या है? प्रत्यय मतलब जो लास्ट में आता है, तो यहाँ पे इत आएगा। यहाँ पे क विकल्प सही रहेगा, इत। छठे प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न है, नए मेहमान में दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आती है। खटखट की आवाज़ आती है। अब खटखट किस प्रकार का शब्द है? तो खटखट आपका किस प्रकार का शब्द हुआ? तत्सम नहीं हुआ, तद्भाव भी नहीं हुआ, देशज हुआ है। यहाँ पे ग विकल्प सही रहेगा, ठीक है। सातवें प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, आदमी का अनुपात में अनुपात शब्द का अर्थ है संतुलन, मतलब मेंटेन करना। अब संतुलन शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है, में से कौन सा नहीं है? ठीक है, यहाँ पे हमसे पर्यायवाची जो नहीं है वो पूछा गया, मतलब विलोम बताना है संतुलन का। सो संतुलन सामंजस्य इसका पर्यायवाची है, तो ये तो नहीं होगा। समता भी पर्यायवाची है। विषमता मतलब आपका अपोजिट हो जाना, तो ये वहाँ पे विषमता, ग सही रहेगा, विषमता। आठवें प्रश्न है। आठवें प्रश्न पे चलते हैं। मत बांधो कविता में मुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। मुक्त शब्द का विलोम क्या है? तो मुक्त शब्द मतलब मुक्त मतलब तरीके से आज़ादी। आज़ादी का विलोम क्या हुआ? बांधना, किसी को या आज़ादी नहीं देना। तो यहाँ पे बंधा जो गए हमारा विकल्प है वो सही रहेगा। नौवें प्रश्न पे चलते हैं। नौवां प्रश्न है हमारा, उन्नति शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। तो उन्नति शब्द, उन्नति मतलब किसी चीज़ में इंक्रीजमेंट होना, तो प्रगति भी उन्नति का ही विलोम हुआ, ठीक है। हमें विलोम बताना है, विलोम बताना है, तो प्रगति इसका पर्यायवाची हुआ, उन्नत भी पर्यायवाची हुआ, बढ़ना भी पर्यायवाची हुआ, लेकिन पतन हमारा इसमें विलोम हुआ, तो यहाँ पे पतन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ग विकल्प सही है, पतन। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां प्रश्न हमारा, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? नाक कटना सभी को पता है, मतलब शर्मिंदा होना, तो यहाँ पे ग विकल्प सही रहेगा, शर्मिंदा होना।
खंड ग पे चलते हैं। आप पे पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चौथा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित अति लघु प्रथमक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न हमारा, धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। तो पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, तो उसका मतलब क्या हुआ? अहंकार में आकर वो अपना कर्तव्य भूल गए थे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इस वाक्य का अर्थ हुआ कि वह अपने अहंकार में आकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। ठीक है, तो इस टाइप में आप इसे लिख देंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, महानगरों में मध्यम वर्गीय परिवारों की मुख्य समस्या क्या दर्शाई गई है? सो मध्यम वर्गीय परिवारों की मुख्य क्या दिखाई गई है? तो महानगरों मतलब जो आपके शहरी इलाके होते हैं। तो मध्य वर्गीय मतलब मिडिल फैमिली की प्रॉब्लम्स क्या दिखाई गई हैं कि एक तो उनको जो घर है, बेसिकली इसमें क्या दिखाया है कि इनके जो घर हैं वो खुले नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, महानगरों में मध्य वर्गीय परिवारों की मुख्य समस्याएं हैं कि उनके घर बंद रहते हैं, जिससे हवा या धूप भी नहीं आ पाती। ठीक है, यहाँ पे से लिख देंगे क्योंकि उनका घर इतना बंदा था, मतलब उस घर में इतनी घुटन थी जिससे हवा या धूप भी नहीं आ पाती थी, तो गर्मियों में उनका हाल और ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये दूसरे प्रश्न का आंसर कुछ इस टाइप में लिख देंगे। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, विश्वनाथ और रेवती को किस बात की चिंता थी? तो किस बात की चिंता थी? तो विश्वनाथ और रेवती को मेहमान के आने की बात पर चिंता थी। ये लिख देंगे, चिंता है इसके बाद। ठीक है, चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, मनुष्य किन नकारात्मक भावनाओं में लीन रहता है? तो कौन कौन सी नकारात्मक भावनाएं रहती हैं? तो यहाँ पे आप लिखेंगे, मनुष्य अपनी ईर्ष्या, अहंकार, घमंड, नफरत आदि नकारात्मक भावनाओं में लीन रहता है। आदि यहाँ पर लिख देंगे, नकारात्मक भावनाओं में लीन रहता है, इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर लिखिए। अब हम पठित गद्यांश पढ़ेंगे। वह राष्ट्र किसी भी विजातीय प्रभाव से हर प्रकार से मुक्त हो रहेगा जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा। सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्रीय भारतवासियों का अभाव मिटाएगा या भारतवासी के आदर्श को सार्थक बनाकर ही स्थिर नहीं होगा, बल्कि विश्व मानव के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य होगा। मैं ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र का ही स्वप्न देखता रहता हूँ। वह स्वप्न मेरे समक्ष नित्य एवं अखंड सत्य है। इस सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया जा सकता है, हर प्रकार का त्याग किया जा सकता है, हर संकट को सहा जा सकता है। हर स्वप्न को सार्थक बनाने के दौरान प्राण देने भी है तो वह मरण है स्वर्ग समान। मेरे तरुण भाइयों, तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ यह स्वप्न जो हमें असीम शक्ति और अपार आनंद देता है, जो मेरे शुद्ध जीवन को भी सार्थक बनाता है। यह स्वप्न मैं तुम्हें उपहार रूप देता हूँ, स्वीकार करो। अब इसे प्रश्न पूछे गए हैं
पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार राष्ट्र को किससे मुक्त रहना चाहिए? तो किससे मुक्त रहना चाहिए? यहाँ पे हमने पहला ही सेंटेंस देखा है, वह राष्ट्र किसी भी विद्युतीय प्रभाव से हर प्रकार से मुक्त रहेगा। तो विद्युतीय प्रभाव से मुक्त रहेगा, तो यहाँ पे ग विकल्प सही रहेगा, किसी भी विद्युतीय प्रभाव से मुक्त रहेगा। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, आदर्श राष्ट्र विश्व मानव के समक्ष किस रूप में गण्य होगा? तुम यहाँ पे लिख देंगे, बल्कि विश्व मानव के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य होगा। तो यहाँ पे हमारा ख विकल्प सही रहेगा, एक आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में। तो ख विकल्प सही रहेगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेखक अपने स्वप्न को कैसे सत्य मानता है? तो कैसे सत्य मानता है? तो यहीं पे हमें दे रखा था, ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ स्वप्न मेरे समक्ष नित्य एवं अखंड सत्य है। तो यहाँ पे ग विकल्प सही रहेगा, नित्य एवं अखंड सत्य है। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, स्वप्न को सार्थक बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो हमने अभी देखा था क्या क्या किया जा सकता है। तो यहाँ से देखते हैं, प्रकार का त्याग किया जा सकता है, हर संकट को सहा जा सकता है, स्वप्न को सार्थक बनाने के दौरान प्राण देने भी हो तो वह स्वर्ग समान है। तो यहाँ पे ख विकल्प सही रहेगा, सब कुछ किया जा सकता है, हर प्रकार का त्याग और संकट सहा जा सकता है। तो यहाँ पे ख विकल्प सही रहेगा। पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, लेखक युवाओं को क्या उपहार देता है? तो क्या उपहार देता है? हमने पढ़ा था, अपना स्वप्न देता है, कि इस आदर्श देश के स्वप्न को वह अपने उपहार स्वरूप हमें युवाओं लोगों को देता है। अब छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर लिखिए। तो अब यहाँ पे हम पठित पद्यांश पढ़ते हैं। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो, सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है, बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है, अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, इन सपनों के पंख न काटो का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? मतलब इससे जुड़ा हुआ वाक्य क्या है? इन सपनों के पंख न काटो मतलब पक्षियों के उड़ान से, पक्षी को उड़ने से रोकना। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही रहेगा। अगर हम दूसरा विकल्प देखें, किसी के विचारों का और आकांक्षाओं को सीमित करना तो नहीं, केवल कल्पना करना नहीं। घ विकल्प देखें तो सपनों को कागज पर लिखना, ये भी नहीं है। तो पहला विकल्प सही रहेगा, पक्षियों को उड़ने से रोकना। जिससे मिलता जुलता शब्द है, मिलता जुलता वाक्य है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सौरभ शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, मतलब सौरभ शब्द का विलोम बताना है। तो सुगंध इसका समानार्थी है, खुशबू भी है, महक भी है, शौर्य नहीं है। तो यहाँ पे घ विकल्प सही रह जाएगा, शौर्य। तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। इस पंक्ति में धूम किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है ये? धूम। अग्नि को अगर हम जलाते हैं, किसी चीज़ को जलाते हैं तो ऊपर क्या उड़ता है? धुआं उड़ता है। तो यहाँ पे धुएं का प्रतीक है, घ विकल्प सही रहेगा, धुएं का। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, इस काव्यांश में कवित्री मुख्यतः किस बात पर बल दे रही है? तो किस बात पर बल देती है? कि स्वप्न को स्वतंत्र रहना चाहिए। यहाँ पे स्वतंत्रता और असीमित विकास पर, अनलिमिटेड, कि अपने सपनों को अनलिमिटेड छोड़ो। तो यहाँ पे ग विकल्प सही रहेगा। पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। गति ना बांधो का विपरीत अर्थ क्या है? गति ना बांधो मतलब इस सेंटेंस का अपोजिट अर्थ क्या है? तेज चलना नहीं, गति देना नहीं, दौड़ना भी नहीं, गतिहीन करना। गति ना बांधो मतलब उनका जो स्पीड है उसको ना बांधो, गतिहीन करना मतलब उसे बांध लेना। यहाँ पे ग विकल्प से हो जाएगा, गतिहीन करना। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित लघुत्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, जमींदार को टोकरी ना उठा पाने पर कैसा अनुभव हुआ? तो कैसा अनुभव हुआ था? दया का अनुभव हुआ था। उसे दया आती है कि अगर वो नहीं उठा पाया तो वृद्धा भी नहीं उठा पाएगी। इस वजह से उसने सोचा कि इसकी मदद करने को तैयार हो जाता हूँ। यहाँ पे इसको दया का अनुभव आता है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। कवि ने एक कमरे में दो दुनिया कहकर क्या दर्शाया? कि व्यक्ति जो है एक कमरे के रहने के बावजूद भी उनमें आपसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे, कवि ने एक कमरे में दो दुनिया कहकर दर्शाया है कि इंसान
एक कमरे में रहने के कमरे में रहने पर भी आपसी लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो क्या दर्शाते हैं कि एक कमरे में रहने के बावजूद भी दो इंसान अपने आप को अलग करते हैं, जो कि उनकी भावनात्मक चीज़ों को दिखाता है कि वह एक दूसरे से अपने आप को ज़्यादा महान समझने का कोशिश करते हैं। अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, नेताजी के अनुसार मरण ही स्वर्ग समान कब है? तो कब है? जब हम अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। तो मरण ही स्वर्ग समान आप लिखेंगे, नेताजी के अनुसार मरण ही स्वर्ग समान जब है जब हम अपने सपनों के लिए कष्ट को सहन करते हैं। जब हम कष्ट झेलते हैं, परेशानियों को फेस करते, तभी हमें सपने दिखते हैं, अपने सपने साकार होते दिखते हैं और मरण भी स्वर्ग समान ही बैठ जाता है। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, नए मेहमान एकांकी में नए मेहमान किसे और क्यों कहा गया है? तो किसे कहा गया था नए मेहमान में? नन्हेमल और बाबूलाल को। और क्यों कहा गया था? तो आप रीज़न लिख देंगे क्यों कहा गया हमें। क्योंकि विश्वनाथ उनको नहीं जानता था, तो इसलिए नए मेहमान का दर्जा दिया गया था। क्योंकि विश्वनाथ उनको नहीं जानता था। ठीक है, चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, मत बांधो कविता में कवित्री द्वारा सपनों की तुलना किससे की गई और क्यों? तो किससे करी गई थी? प्रकारात्मक चीज़ों से, प्रकृति से। तो मत बांधो कविता में कवित्री द्वारा सपनों की तुलना प्राकृतिक चीज़ों से की गई है। जिससे इंसान उसे जल्द समझ जाए कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, तो मत बांधो कविता में कवित्री द्वारा सपनों की तुलना प्रकारात्मक चीज़ों से की गई है, जिससे इंसान इससे जल्दी समझ जाए कि उसे मिलजुल कर रहना चाहिए। क्योंकि प्रकृति में भी हम देखते हैं ना, नेचर वर्क्स विद हार्मनी, तो वो अच्छे से नेचर में भी हर कोई ऑर्गेनिज्म मिलजुल कर काम करता है, तो उस वजह से। ठीक है, छठे प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी क्या संदेश देती है? तो क्या संदेश देती है? कि हमें अपने अहंकार को कर्तव्यों से जोड़ना नहीं चाहिए। आप लिखेंगे, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी यह संदेश देती है कि हमें अपना अहंकार अपने कर्तव्यों से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, चलते हैं दूसरे खंड पे। ये लास्ट खंड है हमारा, लास्ट सेक्शन है। खंड घ, रचनात्मक लेखन।
प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। डिजिटल इंडिया लाभ और हानि, योगासन और स्वास्थ्य, या वृक्षारोपण समय की मांग। दोस्तों आपको विषय पर अनुच्छेद लिखना है इनमें से एक पर। ठीक है, तो आपको तीनों के पैराग्राफ दिखा देती हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस टाइप में लिखना है। सो आप पैराग्राफ को जिस टाइप में लिख सकते हैं। सबसे पहला देखिए हम, डिजिटल इंडिया लाभ और हानि। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से साक्षर बनाता है। इसके लाभ अनेक हैं, जैसे सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता आना, भ्रष्टाचार में कमी और बैंकिंग व शिक्षा जैसी सुविधाओं को घर बैठे सुलभ का होना। आज हम UPI के जरिए कहीं भी भुगतान कर सकते हैं। हालांकि इसकी कुछ हानियां भी हैं और साइबर क्राइम, अपराध, हैकिंग को बढ़ना, इंटरनेट पर अत्यधिक निर्भरता, ग्रामीण क्षेत्रों पर तकनीकी समझ की कमी। सही सुरक्षा और शिक्षा के साथ यह अभियान भारत के भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। तो कुछ ऐसा आप इस पर पैराग्राफ लिख सकते हैं। और दूसरा देखिए हम, योगासन और स्वास्थ्य पे, तो आप इस पर लिख सकते हैं जैसे, योग भारतीय संस्कृति की अनमोल देन है। स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए योग आसन अनिवार्य है। योग न केवल हमारे शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। नियमित योगासन करने से तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। प्राणायाम और विभिन्न आसन हमें असाध्य रोगों से बचाते हैं। वर्तमान की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को ऊर्जावान और निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन योग करना समय से बड़ी आवश्यकता है। तीसरा था हमारा, वृक्षारोपण समय की मांग। तो इसमें आपको जिस टाइप में लिख सकते हैं, बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए वृक्षारोपण आज समय की मांग बन गया है। वृक्ष हमें न केवल ऑक्सीजन देते हैं बल्कि पर्यावरण का भी संतुलन बनाए रखते हैं। वनों को अंधाधुंध कटाई के कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। यदि हम अपने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण देना चाहते हैं तो हमें सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। वृक्ष धरा के भूषण हैं, करते दूर प्रदूषण है। यहाँ पे एक स्लोगन दे दिया है, तो आप इसे आप लिख सकते हैं। चलते हैं दूसरे पे। प्रश्न 9 है हमारा, परीक्षा की तैयारी को लेकर दो मित्रों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। कि दो मित्र हैं, उनके बीच में परीक्षा के लिए बीच में आपको संवाद लिखना है। तो आप कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं। यहाँ पे राहुल और अमित के बारे में लिख रहे हैं। तो राहुल है, नमस्ते अमित, कल कैसे चल रही है तुम्हारी परीक्षा की तैयारी। अमित कहता है, नमस्ते राहुल, तैयारी तो ठीक चल रही है लेकिन गणित को लेकर थोड़ा तनाव में हूँ। राहुल कहता है, घबराओ मत, गणित तो अभ्यास का विषय, मतलब प्रैक्टिस जरूरी है। क्या तुमने पिछले साल के प्रश्न पत्र हल किए हैं। अमित कहता है, हाँ मैंने कुछ तो किए हैं पर कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे। राहुल कहता है, कोई बात नहीं, कल हम साथ बैठकर उन सवालों को हल करेंगे। बाकी विषयों का क्या हाल है। अमित कहता है, हिंदी और विज्ञान की तैयारी पूरी हो चुकी है, बस अब दोहराना मतलब रिविजन बाकी है। राहुल कहता है, बहुत अच्छे, समय का सही प्रबंधन करो और रात को भरपूर नींद लो, हमें अच्छे अंक लाने हैं। अमित कहता है, बिल्कुल, साथ मिलकर मेहनत करेंगे। तो शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। तो इस टाइप में आप से लिख सकते हैं। अब प्रश्न 10 पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपका नाम अनामय है। आपके विद्यालय की पुस्तकालय में, मतलब आपके स्कूल लाइब्रेरी में हिंदी बुक्स हैं वो उनकी कमी हो चुकी है। तो हमें उसके लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो कुछ हम इस टाइप में पत्र लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको सैम्पल दिखा रही हूँ मैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे और कहाँ पर है स्थित उसे लिखेंगे। अब विषय लिखेंगे, क्लाइंट छोड़ने के बाद विषय, विद्यालय की पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर क्लाइंट छोड़ने के बाद, महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा, आपकी कक्षा लिखेंगे, का छात्रा अनामिका हूँ। मैं आपका ध्यान हमारे विद्यालय की पुस्तकालय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी की बहुत पुस्तकें हैं, परंतु हिंदी साहित्य की पुस्तकें कम हैं, मतलब हिंदी से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो कम हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और विद्यार्थियों में इसके प्रति रुचि बढ़ने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की कहानियाँ, कविताओं और उपन्यास से उपलब्ध होना आवश्यक है। था आपसे विनम्र प्रार्थना है कि पुस्तकालय में हिंदी की कुछ नई विज्ञानपूर्वक पुस्तकें मंगवाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। प्रसाद, धन्यवाद। एक लाइन छोड़ने के बाद आपके आगे कार्य शिष्या, अनामिका, कक्षा और दिनांक। आप चाहो दिनांक आप ऊपर भी लिख सकते हैं, विषय से ऊपर, तो कुछ टाइप एग्जाम्पल हो जाएगा।
इसमें अथवा दे रखा है और भी दे रखा है। आपको आपका नाम करुणा कार्तिक है। आपको भाषा के सुधार हेतु नियमित समाचार पत्रिकाएँ पढ़ने की आदत का महत्व बताते हुए छोटे भाई को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लाभ बताने हैं। तो छोटे भाई को आपको पत्र लिखना है, जिस टाइप में लिख सकते हैं छोटे भाई को पत्र, किस टाइप में लिख सकते हैं। परीक्षा भवन, नई दिल्ली। दिनांक, एक गैप छोड़ने वाला दिनांक सैंपल के लिए हमने ले लिया 14 मार्च 2026। एक लाइन छोड़ने के बाद प्रिय अर्जुन, अपने भाई का नाम, प्रिय अनुज, अपने भाई का नाम ले लिया आपने, ठीक है। सब प्रेम आशीर्वाद। एक गैप छोड़ने के बाद आप लिखेंगे मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज ये पत्र मैं तुम्हें एक बहुत ही आवश्यक सलाह देने के लिए लिख रहा हूँ। मैंने गौर किया है कि तुम्हारी भाषा और शब्द भंडार में अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है। भाषा पर पकड़ मजबूत करने के लिए नियमित समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ने की आदत डालना अत्यंत आवश्यक है। इससे न केवल तुम्हारी शब्दवाली समृद्ध होगी बल्कि तुम्हें देश दुनिया की ताज़ी जानकारी भी मिलेगी। प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा पढ़ने से तुम्हें लेखन शैली और अभिव्यक्ति से भी निखार आएगा। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी इस बात पर अमल करोगे और अपनी दिनचर्या में से शामिल करोगे। माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारी बड़ी बहन। अपना नाम आप लिखने से लिख देना। अगर आप बॉय हो तो कार्तिक लिख देना, गर्ल हो तो करुणा लिख देना। तो इस टाइप में हमारा ये आप इस टाइप में से लिख देंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो ये हमारा सैंपल पेपर ख़त्म हो जाता है। सॉरी, रियल पेपर है बाय द वे। हमारा रियल पेपर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप किसी और विषय पर मतलब किसी और सब्जेक्ट पर सैंपल पेपर चाहिए, यू कैन कमेंट मी डाउन later. Have any doubt, you can also comment on the section. Thank you for the watching video.